आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों आज के इस वीडियो पे अपन डिस्कस करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट का एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर। आप सभी लोग को पता होगा कि वर्क असिस्टेंट के प्रीलिम टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और आपका एडवांस टेस्ट कुछ ही दिनों पे कंडक्ट होने वाला है। इसीलिए मैं आपके लिए एडवांस टेस्ट का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इसको देख के आप सभी लोग को पता चल जाएगा कि आपके एडवांस टेस्ट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एडवांस टेस्ट का जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस टेस्ट पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसपे मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस तरह से 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन पे बोला है कि a - b c+d से 6 अधिक है तथा a + b c - d से 3 कम है, तो हमें ज्ञात करना है a - c कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, a - b जो है तो c + d से कितना अधिक है? 6 अधिक है। इसके बाद क्या बोला है, a + b c - d से कितना कम है? c - d से 3 कम है। तो अब आपको क्या करना है, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले -b और +b आपस में कट जाएंगे, +d और -d आपस में कट जाएंगे। तो आप इन्हें अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर 2c और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6 से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को आप सब लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या आया था, 2a बराबर 2c + 3। अब क्या करते हैं अपन, 2c को यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a - 2c बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a - c बराबर 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a - c बराबर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे a - c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a - c की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आपको सीरीज को पूरी करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 21 3 सच दैट 574 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सब लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप सब लोग इसे सॉल्व कर दिए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आप इन्हें ओपन माइंडेड सॉल्व कर रहे हैं तो आप सब लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यदि हम 21 में अपन क्या करते हैं, 7 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी तरह से यदि हम 574 में क्या करते हैं, 7 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 574 में जब हम 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो हमें शिक्षक की आयु को ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम पे पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लड़कों को क्या लिखूंगा, स्टूडेंट लिखूंगा और शिक्षक को यहाँ पे मैं टीचर से डिनोट करूंगा। तो इतना आप सब लोग समझ जाइएगा। तो जैसे यहाँ पे 24 लड़के तथा उनके शिक्षक, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 24 हैं और टीचर कितना है, 1 है।
तो स्टूडेंट प्लस टीचर यानी कि इन दोनों का टोटल कितना होगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 25। और इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु दी गई है 15 वर्ष। यदि हम स्टूडेंट प्लस टीचर की कुल आयु निकालते हैं, यदि हम स्टूडेंट प्लस टीचर की कुल आयु निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे कुल आयु निकाल रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट और टीचर कितने थे, 15 थे, और औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो अब आपको क्या करना है, 25 और 15 को आपस में गुणा करा देना है। तो स्टूडेंट प्लस टीचर इसकी कुल आयु कितनी आ जाएगी, 375 वर्ष। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि शिक्षक की आयु को हटा देते हैं, यानी कि अब यहाँ से हम टीचर की आयु को हटा देते हैं तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिक्षक यानी कि टीचर की आयु को हटा देने पर कुल आयु, यदि हम शिक्षक की आयु को हटा देते हैं तो यहाँ पे कुल आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने थे, 24 थे, 24 थे ना। यदि हम टीचर की आयु को हटा देते हैं तो औसत में कितनी की कमी आ जाती है, औसत में 1 की कमी आ जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन पे तो यही बोल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यदि आप 24 में 14 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, यदि आप 24 में 14 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 336 वर्ष। ठीक है, इतना आप सब लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे जैसा बोला हमने उसी तरह से सॉल्व किया है। क्वेश्चन पे क्या बोला था, 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो अब आप सभी लोग बताएं, 24 लड़के हैं और एक शिक्षक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इनकी औसत आयु कितनी थी, 15 थी। यदि हम इनकी टोटल आयु ज्ञात करना चाहते हैं तो 25 और 15 का आपस में गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 375 वर्ष आ जाएगा। इसे हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है। अब हम यहाँ पे लिख दिए हैं शिक्षक की आयु को हटा देने पर। ठीक है, तो कुल आयु कितनी होगी, यदि हम शिक्षक की आयु को हटा देते हैं तो कुल आयु कितनी होगी, तो स्टूडेंट कितने थे, 24 थे। ठीक है, औसत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 1 वर्ष घट रहा है, तो हमने यहाँ पे -1 लिख दिया है। तो 24 और 14 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 336 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे शिक्षक की आयु कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे शिक्षक की आयु आ जाएगी, शिक्षक की आयु, तो यहाँ पे शिक्षक की आयु आ जाएगी 375 - 336, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 39 वर्ष। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 27 रुपये है। तदनुसार वह राशि कितनी है, हमें ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या थी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसपे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया रहता है तो उसके लिए एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज को अपन क्या लिखते हैं, CI लिख देते हैं, और साधारण ब्याज को अपन क्या लिखते हैं, SI लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 27 है। यहाँ पे 27 ना, और फार्मूला क्या था, फार्मूला था P R के ऊपर क्या रहेगा, T रहेगा, R की पावर T बटे 10,000। ये एक फार्मूला है, इसकी मदद से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसपे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया रहता है तब उसमें इस तरह का फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर 27 दिया हुआ है, तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P की जगह यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, P हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन पे तो यही बोला ना, वह राशि ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, P की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और R मतलब क्या होगा, R मतलब हो गया यहाँ पे दर, और T मतलब क्या हो गया, समय। ठीक है, इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितना था, CI और SI का अंतर कितना है, 27 था। P हमें ज्ञात करना है, दर यहाँ पे कितनी है, दर यहाँ पे 6% है। ठीक है, और समय कितना है, समय 2 वर्ष है। ठीक है, बटे में अपन क्या करते हैं, 10,000 लिख देते हैं।
ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे विस्तार करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 इंटू 10,000 बटे 36 बराबर P। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 तिक 27, 9 चौको 36। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौको 100 और यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 और 25 को आपस में गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 रुपये जो है तो मूलधन आ जाएगा। इस तरह से वह राशि कितनी थी, 7500 रुपये थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आपको फार्मूला फिर से बता देता हूँ। फार्मूला क्या था, फार्मूला था CI माइनस SI बराबर PR की पावर T बटे 10,000। इस फार्मूले को आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक मिले। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी था जिसे 30% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया, तथा उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए तथा वह 25 अंक अधिक प्राप्त किया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि वह अधिकतम अंक x था। ठीक है, जिसपे एक विद्यार्थी क्या होता है, 30% अंक प्राप्त करते हैं, जिससे वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का 40% माइनस x का 30% बराबर, यहाँ पे कितने कितने अंकों से पास फेल हो रहे हैं, एक 25 अंकों से फेल हो रहा है और एक 25 अंक एक्स्ट्रा पा रहा है। ठीक है, बराबर की उस तरफ लिखेंगे, आप सब लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला था, हमें अधिकतम अंक ज्ञात करना था, तो हमने अधिकतम अंक को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो एक विद्यार्थी क्या था, 40% अंक प्राप्त कर रहा था और 25 अंक एक्स्ट्रा पा रहा था, तथा दूसरा विद्यार्थी था जो 30% अंक प्राप्त कर रहा था, जो 25 नंबर से फेल हो रहा था। ठीक है, तो बस आप सब लोग इसे देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दिया x का 40% माइनस x का 30%, 25 और 25 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आप सब लोग क्या करना है, इसको आपस में घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का 10%, इतना ही ना आएगा, 40% से आप 30% को घटाएंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना है, 50 है यहाँ पे। ठीक है, तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो 10/100 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 500 तो 50 तो है ही। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 50 इंटू 100/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वर्क असिस्टेंट के एडवांस टेस्ट पे हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी तरह पढ़ के जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 3 रुपये है। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, कैसी कंडीशन आती है जिसपे 2 बार लाभ दिया रहता है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना 2 बार, प्रॉफिट और प्रॉफिट 2 बार हो रहा है, तो जब भी 2 बार प्रॉफिट दिया रहता है ना, उनको आपस में घटा देते हैं और जो भी अंतर रहता है विक्रय मूल्य में अंतर को बराबर इस तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर आ रहा है 3। तो यहाँ पे पहला प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे पहला प्रॉफिट है 6% का और दूसरा प्रॉफिट कितना था
4% का, और अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 6% से आप 4% को हटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रय मूल आपको ज्ञात करना है, और क्रय मूल हमेशा कितना होता है, अपने आप का 100% के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2% लिखना और यहाँ पे 3 लिखा है, सॉरी यहाँ पे 2% लिखना है, इसको आप 100% बनाना है। तो आपको इसे 100% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप सभी लोग सोचिए। यहाँ पे आपको 100% बनाने के लिए आपको 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2% बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 50 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह भी 50 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, और यही आपका क्रय मूल रहेगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे आयत बना दिया जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग बताएं इस वृत्त का व्यास कितना होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग यही बता दीजिएगा कि इस वृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर होगा या आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, जो वृत्त का व्यास रहेगा, इस वाले वृत्त का जो व्यास रहेगा इस तरह से, इसका व्यास जो है तो आयत की चौड़ाई के बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का व्यास बराबर आयत की चौड़ाई के बराबर रहेगा। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आयत की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो वृत्त के व्यास के बराबर है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 10 जो लंबाई दी गई है आयत की, इसका यहाँ पे कोई रोल है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतना इतना बच जाता है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमें क्या किससे मतलब है, जो वृत्त के अंदर है उससे हमें मतलब है। तो यहाँ पे वृत्त कितना आ गया था, ये वृत्त आ गया था। इसका व्यास कितना था, इसका व्यास कितना था, व्यास था यहाँ पे अपना 8 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग बताएं इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो व्यास कितना था, 8 था, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या अपने यहाँ पे आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आप सभी लोग बताएं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या आ गई है अपने 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू आ गई है, सॉरी आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो है तो 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सब लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। यानी कि एक 60 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1 है। तो आप सभी लोग बताएं यहाँ पे दूध कितना आ जाएगा और पानी कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे दूध कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिक्सचर, मिक्सचर कितना है, 60 लीटर है। हमें क्या करना है, दूध की मात्रा निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 1। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे मिक्सचर कितना है, 60 है। हमें क्या करना है, पानी की मात्रा को निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पानी का अनुपात कितना था, 1 था, और यहाँ पे लिख देते हैं दोनों अनुपातों का योग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60/2/3, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 × 1/3। इस तरह से दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, 60 में यदि आप 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दूध की मात्रा आ जाएगी 40
और पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब आप सब लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी आ गई, दूध की मात्रा आ गई 40 और पानी की मात्रा कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, मिक्सचर टोटल कितने का था, 60 लीटर का था। ठीक है, जिसमें 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। इतना आप सभी लोग समझ गए ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें हमें कितना पानी मिलाना है कि यह अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। तो क्वेश्चन पे क्या मिलाने के लिए बोल रहा है, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जब हम पानी मिलाएंगे तो दूध तो सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40/20 + x। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, और पानी कितना यहाँ पे 20 है, और अधिक पानी मिलाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अनुपात यहाँ पे कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। क्वेश्चन पे यही दिया गया है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप इसे यहाँ पे तिर्यक गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 + x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 80 - 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि 1000 में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि परिणामी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भाग विधि द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000, इसके हम पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 9 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दोनों जीरो को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 61 का भाग यहाँ पे एक बार जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 61, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 1। तो अब आपको क्या करना है, 100 में से 61 को आपको घटा देना है। तो 100 में से 61 को आप घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 में से 61 को आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और यदि आप, यही इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको चेक कराने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप 1000 में से 39 को घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 961 आता है, जो किसका वर्ग है, आप सभी लोग बताएं। 961 जो है तो किसका वर्ग है, 961 जो है तो 31 का वर्ग है। और आप सभी लोग देख भी सकते हैं 961 जो है तो पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, एक वर्ग के रूप में प्राप्त होना। जैसे यहाँ पे 31 का वर्ग क्या है, 961 है। इस तरह से 1000 में से यदि हम 39 को घटा देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। यदि हम टोटल कार्य को निकालना चाहें तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 180। 180 जो है तो टोटल कार्य रहेगा। ये एक दिन में कितना कर रहा है, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 15 काम करेगा। इसी तरह से बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ये दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना कर रहा है, एक 15 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। कितने दिन तक काम करते हैं ये दोनों, 4 दिन तक काम एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सब लोग यहाँ पे बताएं। तो 15 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 × 4 108 आ जाएगा। यानी कि 4 दिन तक ए और बी किसी काम को कितना काम कर लेते हैं, 108 काम कर लेते हैं। ठीक है, 108 काम ए और बी मिलके 4 दिन में कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 दिन में 108 काम कर लेते हैं। और टोटल काम कितना था, टोटल काम था 180। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टोटल काम कितना था, 180 काम था।
ए और बी मिलके 4 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 108 काम कर लेते हैं। तो 108 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 108 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, इसी 72 काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, हमें है बताना है। बी एक दिन में कितना काम करता था, बी एक दिन में काम करता था 12 काम करता था। ठीक है, तो बी 72 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी 72 काम को पूरा करेगा 6 दिन में। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 11 है, और गुणनफल कितना है, 18 है। तो हम यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। इनका योगफल कितना है, ए प्लस बी कितना है, 11 है, और गुणनफल कितना है, ए इंटू बी कितना है, 18 है। अब हम क्या करना है, इनके व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। तो ए का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a, और बी का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/b, यही होगा ना। ठीक है, इनका हमें टोटल करना है। तो a 1/a बटे 1/b, इनको हम अपन में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, b/a। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू की यहाँ पे कितनी बताई है, 11, और ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 18 है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 11/18 इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यदि आप इसे ओपन माइंडेड सॉल्व करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या लिखा है, 16 × 85, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, 8651 बताई गई है। तो बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 8 लिखना, ठीक है, 8 के बाद यहाँ पे 6 लिखा है, और यहाँ पे 5 लिखा है, 5 के बाद यहाँ पे ये लिखा है। तो उसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 73 × 42 को। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन को लिखेंगे 4 को, इसके बाद लिखेंगे 3 को, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे 7 को। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी पे क्या बोल रहा है, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो परंतु ठीक बाद 4 नहीं हो, जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन 4 नहीं हो। तो आप सभी लोग देखिए, 7 6 4 3 6 7 7 4 0 6 7 4 3, ऐसे कितने 6 हैं, सॉरी ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन 4 नहीं हो। तो यहाँ पे एक तो मेरे को दिख गया, अब एक आप सभी लोग देखें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि 7 के पहले ठीक 6 है लेकिन इसके बाद 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर कितना पानी आएगा। एक टैंक है जिसके 1/3 भाग भरे होने पर कितना पानी आता है, 80 लीटर पानी आता है। 1/3 भाग भरा रहता है तो 80 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो एक भाग में कितना पानी आएगा आप सभी लोग बताएं। तो एक भाग में पानी आ जाएगा 80 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक भाग में कितना पानी आ जाएगा, एक भाग में आ जाएगा 240 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला, इसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। तो इसके आधा पानी भरना है अपने को। यहाँ पे एक भाग पूरा भाग है तो इसका अपन आधा कर देते हैं, तो 1/2 भाग बराबर 240 में अपन को क्या करना है, इसका आधा कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 120 लीटर पानी आएगा आधा भरे होने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 225, महत्तम समवर्तक 5 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्तक इंटू महत्तम समवर्तक।
बस आप इसे याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी बताई गई? पहली संख्या यहाँ पे 25 है। दूसरी संख्या को अपने को याद करना है, लघुत्तम समवर्तक 225 है, महत्तम समवर्तक 5 है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या आ जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 225 इंटू 5 बटे 25, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 को 20, ठीक है, पचम 25। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 45 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? 45। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं और आप सभी लोग को पता है कि एडवांस टेस्ट पे साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए साइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सब लोग को बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? आपको बताना है कि जो रेशम का कीट होता है उसकी किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पे पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोकून अवस्था पर रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना जी को किस क्षेत्र पे नोबेल पुरस्कार मिला है? आपको बताना है कि जो हरगोविंद खुराना जी थे उनको किस क्षेत्र पे नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किस क्षेत्र पे मिला है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र पे नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय की गतिविधि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर एक भवन के एक शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे दो पत्थर हैं, इसे एक भवन के सिरे से गिराया जाता है तो क्या होगा? तो जो दोनों पत्थर रहेंगे जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है? संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, जिसकी वजह से दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। इस प्रैक्टिकल को आप सब लोग अपने घर पे कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? आपको बताना है कि अश्रु गैस का घटक यहाँ पे कौन सा है। तो कौन सा है? क्लोरोप्लेकिन जो है तो अश्रु गैस का घटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि भारत में मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने प्री के पेपर पे देखा ही होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और प्री के पेपर पे क्या पूछा गया था? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ कॉफी का उत्पादन होता है? तो कौन सा राज्य था? कर्नाटक। ठीक है, इतना आप सब लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है। आप सब लोग बताएंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ तंबाकू सर्वाधिक उत्पादित होती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनुचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? आपको बताना है कि ऐसी वह क्रिया जिसमें धातु को अचुंबकीय बना जाता है तो वह क्रिया कौन सी कहलाती है? तो कौन सी कहला जाती है? डी मैग्नेजाइजेशन। ठीक, डी मैग्नेजाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? आपको बताना है कि क्षय रोग यानी जिसे टीबी रोग भी कहते हैं किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्ग क्या है? आपको बताना है कि एगमार्ग क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें इसके आंसर को बताएं।
तो एग मार्क जो है तो आप किसी भी सामान को लेते होंगे खाने पीने वाली चीज़ को तो उस पर लिखा रहता है। तो किसके लिए रहता है? पदार्थ के लिए गुणवत्ता की गारंटी की एक मोहर होती है, जिसे क्या कहते हैं? एग मार्क, मोहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप जो है तो हीरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? हीरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन पे क्या बोला है? जब साबुन का बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर यह फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? आपको बताना है कि एक वोल्ट कितने बराबर होता है। तो एक वोल्ट जो होता है तो एक जूल एक कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक जूल बटे एक कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ आती है क्योंकि? आप सभी लोगों ने कभी बल्ब को टूटते हुए देखा होगा या फिर ट्यूबलाइट को टूटते हुए देखा होगा। तो जैसे ही वह टूटती है तो आवाज़ आती है, तो किसकी वजह से आती है आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? बल्ब के अंदर निर्वात की आयु का तेजी से प्रवेश करने से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बल्ब के अंदर जो निर्वात वाली आयु रहती है उसका वायु में जब तेजी से प्रवेश होता है तब ऐसी ध्वनि आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों यह वीडियो माप की तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छे हो सके और आप सभी मिलकर एक अच्छे स्कोर गेन कर सके। आप सब लोग पूरी यूट्यूब पे देख सकते हैं, अभी तक वर्क असिस्टेंट के प्रिपरेशन के लिए मेरे ही चैनल द्वारा सबसे ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड की गई है और हमारे ही वीडियो से प्रीलिम टेस्ट पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके एडवांस टेस्ट पे हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके प्रिपरेशन के लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि एडवांस टेस्ट पे इंग्लिश के लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? इंग्लिश के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं जो आपके स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको चूज द करेक्ट वर्ड बताना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे सही लिखी हुई है, लेकिन जब भी दोनों स्पेलिंग एक साथ इस तरह से लिखी हो तो कौन सी स्पेलिंग सही यहाँ पे रहेगी? वैनी FITED, इस स्पेलिंग को यहाँ पे सही माना जाता है। ठीक है, ग्रामर रूप से इस स्पेलिंग को सही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसपे यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज होगा, जो आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोल है? काश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड के पहले यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज होगा। तो किस आर्टिकल का यूज होगा? यहाँ पे द का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सेंटेंस? काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और आप सब लोग जानते होंगे कि द का यूज जो है तो फेमस जगह के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव याद करना है आपको? क्रिटिक का। आपको बताना है कि क्रिटिक का एडजेक्टिव क्या होगा। तो क्रिटिक एडजेक्टिव जो है तो क्रिटिकल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको करेक्ट वर्ब को चूज करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है। सेंटेंस क्या है? सी इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर बिफोर 1992। तो आपको बताना है यहाँ पे किस वर्ब का यूज होगा। तो ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमेशा किसका यूज किया जाता है? हैड बीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी हैड बीन इन कलकत्ता फॉर 3 ईयर बिफोर द ईयर 1992। ठीक है, तो यहाँ पे किस वर्ब का यूज होगा? हैड बीन वर्ब का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा।
दोस्तों यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और आपके एग्जाम पे हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, आई एम डिस्प्लेज्ड यू बट आई एम नॉट डिस्प्लेज्ड योर फन। तो आपको बताना है यहाँ पे किस प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेज्ड के बाद किसका यूज होगा, डिस्प्लेज्ड के बाद यहाँ पे बेट का यूज होगा। इसके बाद आई एम नॉट डिस्प्लेज्ड एट योर फन, तो यहाँ पे एट का यूज होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको प्रेपोजिशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको वन वर्ड पे आंसर देना है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पैसे के लिए लड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मसनरी। उसको क्या कहते हैं, मसनरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। बॉनी का सिनोनिम्स क्या होगा, आपको बताना है कि बॉनी का सिनोनिम्स क्या होगा। मैं यहाँ पे बॉनी की स्पेलिंग लिख देता हूँ, आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो बॉनी मतलब होता है इनाम। आपको बताना है कि इनाम, इनाम का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है। तो इनाम का सिनोनिम्स यहाँ पे क्या है, गिफ्ट है। यानी कि बॉनी का सिनोनिम्स यहाँ पे क्या हुआ, गिफ्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको कंजक्शन का यूज करना है। आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी बार देखा होगा और आपके एग्जाम पे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन पे क्या है, सी वाज इंटेलिजेंट, सी वाज पुअर। तो यहाँ पे किस कंजक्शन का यूज होगा, तो यहाँ पे होगा बट का। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, सी वाज इंटेलिजेंट बट सी वाज पुअर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इनोसेंट द क्राइम। आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। तो आंसर क्या बनेगा, ही इज इनोसेंट ऑन द क्राइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों यहाँ पे एक इडम्स आई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, टू फेस म्यूजिक। तो इस इडम्स का मतलब क्या होता है, इन ट्रूवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों अब जी के करेंट अफेयर और जनरल स्टडी के क्वेश्चन आ चुके हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि एडवांस टेस्ट पे लगभग 10 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेली नेशनल पार्क महाराष्ट्र के किस जिले पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तीनों, यानी कि सांगली पे भी स्थित है, कोल्हापुर पे भी स्थित है और सतारा पे भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आपने प्री के पेपर पे भी देखा होगा, लगभग 4-5 क्वेश्चन महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड आए थे। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए महाराष्ट्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत के लिए किया गया था। तो किसके स्वागत के लिए किया गया था, पंचम किंग जॉर्ज और महारानी मैरी के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है तो महाराष्ट्र के मुंबई पे स्थित है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मुंबई पे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दमन और दीव किस सागर में स्थित है। आपको बताना है कि जो दमन और दीव है किस सागर में स्थित है। तो किस सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है। आपको बताना है कि भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है। तो कौन है, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। उसी तरह से भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन तकौते का नामकरण किस देश ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तकौते का नामकरण किस देश ने किया है, म्यांमार ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर रहेगा। और पिछले साल अम्फान तूफान आया था जिसका नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे 100% आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, इतना आप सब लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन जो है तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो किसके लिए शुरुआत की है? लेखकों के लिए की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेखकों के लिए शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्टांग इन हंग माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम समय में फतह हासिल करने वाली महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हांगकांग। हांगकांग की महिला हैं स्टांग इन हंग, माउंट एवरेस्ट में सबसे कम समय में फतह हासिल करने वाली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके आंसर को आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सब लोग को बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ आती है और यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, तो आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके प्रिपरेशन के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।